मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गूगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं हूं आनंद ओझा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इस सीरीज़ में जो हम क्लास 12 की सीरीज़ बेसिकली पढ़ा रहे हैं उसमें मैंने आपको कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ लगभग 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 तारीख से आपको पता है कि आपके पेपर शुरू होना है। लगभग 7 तारीख को, जहाँ तक मुझे याद है, फिज़िक्स का पेपर है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके पहले ही 7 तारीख क्या मतलब 24, 25, 26 तारीख तक ही आपके जितने इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं वो मैं सब आपको प्रोवाइड करा दूं, और मैं करा भी दूंगा, क्योंकि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उस रफ्तार में काफ़ी अच्छे से आगे हम बढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले में, इसी सीरीज़ में मैं इंटरफेरेंस और हाइगन्स प्रिंसिपल आपको पूरा डिटेल बता चुका हूँ। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो डिफ्रैक्शन का टॉपिक होगा, जो कि बेसिकली आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इंपॉर्टेंट। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि डिफ्रैक्शन का एक डेरिवेशन है, वो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताऊंगा। जल्दी ही बताऊंगा। एक क्विक रिवीजन टाइप में ये वीडियो बन रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चीज़ें बहुत डिटेल डिस्कशन हम नहीं करने वाले हैं। हम डिटेल डिस्कशन करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को लेकर चलेंगे। जितना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आप एग्जाम के एक दिन पहले भी वीडियो देख कर जाएंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में समझाने के लिए यहाँ पर आपको नहीं बैठा हूँ। कारण उसका सबसे बड़ा ये है भाई, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है तो हमको लिमिटेड टाइम ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करानी है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है। लेकिन हाँ, ये वादा है कि आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आएगा। तो डिफ्रैक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की थोड़ी सी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। कल का जो लेक्चर था वो इंटरफेरेंस का था, वो आपने देख ही लिया होगा आई होप, और नहीं देखा है तो आजकल भर में वीडियो यूट्यूब और उस पर दोनों पर पड़ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। और इंटरफेरेंस से रिलेटेड अगर उतना टॉपिक आप पढ़ के पेपर में जाते हैं तो मोर देन इनफ है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। शुरू करते हैं डिफ्रैक्शन का टॉपिक। और डिफ्रैक्शन में आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका डिफ्रैक्शन है वो बेसिकली डिवाइड होगा किस में, फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में। ये आपने अगर बुक पढ़ा होगा तो आपको देखने को मिला होगा कि डिफ्रैक्शन को 2 डिफ्रैक्शन फॉर्म में डिफाइन किया गया है, 2 डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है। FRESENAL फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर FRAUNHOFFER। स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग का कोई इशू नहीं है, बस वर्ड क्लियर होना चाहिए कि एक थे साइंटिस्ट फ्रेस्नेल और दूसरे साइंटिस्ट थे फ्राउनहोफर। इस वर्ड का ध्यान रखिएगा। बेसिकली कई बार फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर में 1 नंबर में डिफरेंस पूछने को आ जाता है, 1-2 नंबर में। इनका डेफिनेशन ही एक सबसे बड़ा अंतर है इनके बीच में, और इनके डेफिनेशन में जो पॉइंट्स मैं रख दूंगा वही इनके डिफरेंस भी कहे जाएंगे। तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइए, मैं दोनों डेफिनेशन को अच्छे से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो टर्म फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर पहुंचने से पहले फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर ने तो अपने अपने तरीके से डिफ्रैक्शन को डिफाइन किया है, अपने अपने वे में इन्होंने डिफाइन किया कि फ्रेस्नेल के अकॉर्डिंग डिफ्रैक्शन क्या होता है और फ्राउनहोफर के अकॉर्डिंग डिफ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैं वर्ड डिफ्रैक्शन को आपको डिफाइन कर देता हूँ। डिफ्रैक्शन जो वर्ड है, डिफ्रैक्शन वर्ड को आप समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा क्लास 10th में, स्कैटरिंग। तो जो ये वर्ड है डिफ्रैक्शन, वो कहीं ना कहीं फैमिलियर है थोड़ा सा स्कैटरिंग से, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन फैमिलियर है, इसका ये मतलब नहीं कि सेम है। डिफ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या है, उसके डेफिनेशन पर डायरेक्टली जाता हूँ, आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा। डिफ्रैक्शन का बेसिक मतलब होता है कि जब कभी भी लाइट किसी भी ऑब्स्टेकल का मतलब समझिएगा, यहाँ पर मैं 2-3 वर्ड यूज़ करूँगा जो मैं आपको समझाऊंगा। ऑब्स्टेकल या फिर कह सकते हैं अपर्चर, या कह सकते हैं रुकावट, या कह सकते हैं रास्ते में जो हिंदी देसी भाषा में अपने कहते हैं अड़ंगा। यानी जब कभी भी लाइट किसी भी तरीके से ट्रैवल करे और उसके रास्ते में कोई अड़ंगा या कोई रुकावट आ जाए, जिसको आप ऑब्स्टेकल या अपर्चर कह रहे हो, तब लाइट किसी न किसी तरीके से बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। इस फिनोमिना को कहा जाता है क्या, इसी फिनोमिना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द अपर्चर और ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत इस बात में? ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि अपर्चर या कह सकते हैं ऑब्स्टेकल के रास्ते में आ जाने की वजह से लाइट अपना पाथ, अपना रास्ता जब बदल लेती है तो उस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब आप कहोगे सर यही तो स्कैटरिंग में भी होता था। तो देखिए, स्कैटरिंग और डिफ्रैक्शन में अंतर ये है कि डिफ्रैक्शन में आपको ये देखने को मिलता है कि जो आपका अपर्चर है, अपर्चर बेसिकली जो वेवलेंथ होती है लाइट की, उसके अप्रॉक्स होता है। यानी ऑब्स्टेकल या अपर्चर जो भी आप ले रहे हैं, अगर लाइट ट्रैवल कर रही है तो जो अपर्चर आप लोगे, जो भी ऑब्स्टेकल आप लोगे, उसका जो वेवलेंथ होगा, ये इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस वेवलेंथ का मतलब क्या है। अगर लाइट ट्रैवल कर रही है तो लाइट की अपनी कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी। तो जब लाइट जिस वेवलेंथ से ट्रैवल कर रही है, जिस लाइट को आप ट्रैवल करा रहे हो, अगर अपर्चर या ऑब्स्टेकल यानी रुकावट उसी कंपेरेबल वेवलेंथ का आ जाता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर उसी लगभग कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली,
अगर लाइट के वेवलेंथ के बराबर का कोई अपर्चर या ऑब्स्टिकल देखने को मिल जाए तो वहाँ पर जो फिनोमिना होगी उसी को हम कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत सिंपल सा टर्म है, एकदम आराम से समझ लीजिएगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द अपर्चर और ऑब्स्टिकल वेयर द अपर्चर और ऑब्स्टिकल इज ऑफ द कंपेरेबल वेवलेंथ ऑफ लाइट या कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यही है डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, इसमें और कोई दो राय नहीं, इसमें और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा इसकी डेफिनेशन नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे जो टर्म आता है ये तो हो गया डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो डिफ्रैक्शन को डिफाइन किया गया फ्राउनहोफर और फ्रेस्नेल दोनों के द्वारा। ठीक है, फ्रेस्नेल ने डिफ्रैक्शन को डिफाइन किया। इन्होंने कहा, मैं सिंपली डेफिनेशन को पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। मैं फ्रेस्नेल के डेफिनेशन को डिफाइन करने जा रहा हूँ, फ्राउनहोफर को इसके बाद डिफाइन करूँगा। आपके सिलेबस में जो डेरिवेशन है वो फ्राउनहोफर के डिफ्रैक्शन का है, याद रखिएगा, फ्रेस्नेल का नहीं है। अकॉर्डिंग टू द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो लाइट होगा, समझिएगा ध्यान से, जो लाइट वेव या जो सोर्स लाइट को इमिट कर रहा होगा, छोड़ रहा होगा, वो क्या होगा, वो बेसिकली ध्यान से समझिएगा, उसको हमको लेना कैसा है, सिलेंड्रिकल लेना है। समझ पा रहे हैं, उसको हमको लेना है सिलेंड्रिकल। इस चीज़ को एक बार देखना है आपको, ध्यान से समझिएगा इस वर्ड को। साथ ही साथ जो हमारा ऑब्स्टिकल होगा, जो हमारा ऑब्स्टिकल पड़ेगा, जहाँ पर लाइट पड़ेगी, उससे रिलेटेड कोई कंपेरेबल ऑब्स्टिकल, या कह लीजिए कि वो जो स्लिट है, बेसिकली यहाँ पर स्लिट की अगर हम बात करेंगे, स्लिट भी एक ऑब्स्टिकल का ही काम करेगा। इसके बारे में कोई कंपेरेबल बात नहीं की गई है फ्रेस्नेल्स के डिफ्रैक्शन पैटर्न में। उन्होंने कहा है कि सिंपली एक सोर्स ऑफ लाइट होगी जो कि एस सोर्स से निकल रहा होगा लाइट, और वो किसी स्क्रीन पर, नॉट स्क्रीन, स्लिट पर पड़ रहा होगा, और स्लिट और जो स्क्रीन है, स्क्रीन याद रखिएगा, स्क्रीन के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होगी, ना कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगी, ऐसी किसी डिस्टेंस की बात नहीं की गई। मतलब एक फाइनाइट डिस्टेंस होगा स्लिट और स्क्रीन के बीच में, ये भी एक पॉइंट है फ्रेस्नेल का। साथ ही साथ जो सोर्स हम ले रहे हैं उसमें वो कैसा है, स्फेरिकल इन नेचर है, याद रखिएगा, स्फेरिकल इन नेचर है सोर्स हमारा। उसके बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है, उसके बाद हमने देखा कि जो सोर्स अगर स्फेरिकल हो गया, स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस अगर फाइनाइट है, तो यहाँ पर फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने का संभावना है, या फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। एक चीज़ इसमें और आपको जानना है कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, ये बेसिकली कह सकते हैं कंडीशन है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का, कि जो सोर्स होना चाहिए वो सिलेंड्रिकल होना चाहिए, साथ ही साथ वो कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल, और साथ ही साथ कैसा होना चाहिए, स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिफरेंस है वो फाइनाइट होना चाहिए, डिस्टेंस है वो फाइनाइट होना चाहिए। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट टर्म और है कि किसी भी तरीके से हम किसी भी लेंस या किसी भी तरीके से हम किसी भी कह सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करे। हम सिंपली लाइट को इंसिडेंट कराएंगे स्लिट पर, और स्लिट से पैटर्न बनाएंगे किस पर, स्क्रीन पर। ऐसा कहा गया अकॉर्डिंग टू द फ्रेस्नेल, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब ये हो गई फ्रेस्नेल की डेफिनेशन, फ्रेस्नेल के अकॉर्डिंग यही हो गया लाइट का डिफ्रैक्शन पैटर्न, यानी जो पैटर्न ओवरऑल बनकर आएगा इतनी कंडीशंस के बाद, उसी को हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न कहेंगे। अब बात आ जाती है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, लेकिन जानते रहिए, आपके बुक में भी ये लिखा होगा। दूसरा टर्म आ जाता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लाइट सोर्स ले रहे हैं वो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल शेप में लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, स्क्रीन और जो सोर्स, स्क्रीन और जो स्लिट है, स्लिट कह सकते हैं, ऑब्स्टिकल कह सकते हैं, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो इनफाइनाइट होगी अकॉर्डिंग टू द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। यानी स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो दूरी होगी वो बहुत ज़्यादा दूरी होगी। इस नॉट स्क्रीन और स्लिट, बेसिकली आप कह सकते हैं सोर्स और जो स्क्रीन है इसकी बीच की जो दूरी होगी वो बहुत इनफाइनाइट, बहुत दूर होगी, मतलब लगभग इनफाइनाइट के बराबर की दूरी मानी गई है। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा कि हमको यहाँ पर दो लेंसेज यूज़ करने होंगे या लेंसेज इस्तेमाल करने होंगे, जिनको कि हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस, जो कि इस्तेमाल करके लाइट को हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट दूरी पर रखे गए स्क्रीन पर लाइट को हम क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे। बेसिकली इनका काम यही होगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो फ्राउनहोफर और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न को अगर एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊं, तो बेसिकली फ्राउनहोफर और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन आपको ये बताता है कि जो लाइट है आपकी, जो सोर्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्राउनहोफर के अकॉर्डिंग सोर्स जो है स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल शेप में होगा। साथ ही साथ जो लाइट निकलेगी वो सोर्स और स्क्रीन के बीच की जो दूरी होगी वो बहुत ज़्यादा दूर, दैट इज़ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगी। और साथ ही साथ इस एक्सपेरिमेंट में, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में हम क्या यूज़ करेंगे, दो कन्वर्जिंग लेंसेज का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि अभी एक्सपेरिमेंट में हम आगे चल के देखने वाले हैं। वहीं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या लेंगे, याद रखिएगा, प्लेन लाइट सोर्स होनी चाहिए। अगर मैंने स्फेरिकल कहा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, प्लेन लाइट सोर्स होनी चाहिए, जहाँ से लाइट सोर्स जो होगी वो प्लेन वेव्स को जनरेट करेगी और
सोर्स और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस की होनी चाहिए। साथ ही साथ जो सोर्सेज आपके बनेंगे, जो पैटर्न आपका बनेगा, किसी भी तरीके से उसमें ना तो कन्वर्जिंग ना डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के जो पैटर्न बनेंगे, इस तरह का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसको फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन कहेंगे। होप ये आप चीज़ समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं देख लेता हूँ जहाँ से मुझे शुरू कराना है आपके लिए, जो बेसिकली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इसमें में फ़ायदा क्या होगा आपको कि अगर ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम से समझ लीजिए कि डिफ्रैक्शन पैटर्न से बेसिकली 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे इंटरफेरेंस और हाइगन्स प्रिंसिपल से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, वैसे डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन पैटर्न से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रैक्शनल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इट इज़ द फ्रैक्शनल के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शनल, इन सच ए डिफ्रैक्शन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द लाइट एंड द स्क्रीन इज फाइनाइट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, द इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। सॉरी, इसको क्रॉस चेक कर लेना भाई। ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स होंगे वो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल शेप के होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। इसमें डाउट हो जाता है कई बार, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इस चीज़ को आप समझते चलिएगा, ठीक है। यानी जो आपके डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे उसके अंदर, फ्रैक्शनल के अंदर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बस याद रखिएगा। जो सोर्स है, जो सोर्स मैं लूँगा उसमें जो लाइट निकलेगी वो कैसे निकलेगी, स्फेरिकल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ जो फ्राउनहोफर है इसमें प्लेन वेव फ्रंट का इस्तेमाल करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही डेफिनेशन क्लियर कर दिया है कि इसमें किसी भी तरीके से सोर्स और स्क्रीन के बीच का फाइनाइट डिस्टेंस होता है, यानी फिक्स डिस्टेंस होता है। साथ ही साथ किसी भी तरीके से हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना तो कन्वर्जिंग लेंस ना डाइवर्जिंग लेंस, किसी भी लेंस का इस्तेमाल नहीं करता है। ये चीज़ आपको क्लियर है। उसके बाद बात आ जाती है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। प्लेन वेव फ्रंट, सिंपल सा फंडा है, प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराएंगे, साथ ही साथ सोर्स और स्क्रीन के बीच के इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है और 2 कन्वर्जिंग लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानना है आपको। हम बेसिकली रिवीजन के प्रोसेस पर चल रहे हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराते हुए चलूँगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ 3 ही 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिकली बन सकते हैं। उसके अलावा इस 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो अब मैं डिफ्रैक्शन शुरू करता हूँ। बेसिकली आपके जो सिलेबस में हो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, इसके अलावा और कोई डिफ्रैक्शन नहीं। इस टर्म को याद रखिएगा बस, इससे ज़्यादा और कुछ याद रखने की जरूरत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपके टॉपिक में जो सिलेबस है वो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है। तो मैं डिफ्रैक्शन शुरू करने जा रहा हूँ और उसका नाम है फ्रान, HOUFFER डिफ्रैक्शन, ठीक है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में फुल मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और कुछ इसके टर्म्स हैं जो 1-2 पॉइंट तक आपसे प्रूव कराया जा सकता है, वो भी छोटे 1-2 नंबर के भी, 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको प्रूव कैसे करना है, लाइन बाय लाइन, जैसे कि आपके बुक में दिया है। मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर डिफ्रैक्शन समझाने जा रहा हूँ, इस चीज़ को देखिएगा। तो डिफ्रैक्शन फ्राउनहोफर का किसके थ्रू है, सिंगल स्लिट के थ्रू। सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट ही आपको पढ़ना है, क्योंकि n स्लिट या नंबर ऑफ स्लिट जब हम पढ़ेंगे तो वो आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलता है। तो ये है डिफ्रैक्शन का एक पैटर्न मैं बना दे रहा हूँ साफ साफ, थोड़ा फिगर को ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना ये है कि हम यहाँ पर जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो बेसिकली किसके लिए पढ़ रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो फिगर में 100% जो भी चीज़ें होती हैं वो रियल मायने में कैसी चलती हैं, रियल मायने में बहुत छोटा होता है। ये आपको मैंने बार बार बताया है। ये आपका स्क्रीन, यहाँ से है आपका सोर्स। आप देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को, आराम से बताते हुए मैं चलूँगा, आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं आएगा। आपको फिगर साफ साफ आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने रख दिया कोई सोर्स S, यहाँ से वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। आपको पता है, पहले की चीज़ समझा रहा हूँ, आपको पता है कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस के फोकल लेंथ पर या प्रिंसिपल एक्सिस के फोकल लेंथ पर, आप कह सकते हैं बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस के किसी फोकल लेंथ पर अगर आप किसी सोर्स को रखते हैं तो वो सोर्स कैसा काम करता है, स्फेरिकल सोर्स की तरह काम करता है, भले ही वो आप किसी भी तरह का सोर्स रखें। ये आप बेसिकली ये आपने देखा भी होगा
कि जब कभी भी वेव्स निकलती हैं चारों तरफ, आपने ऐसे लेंस या लेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोकस से जब लाइट निकल रही थी तो कुछ इस तरीके से पड़ रही थी, आपको याद होगा, ऐसे लाइट को हम इंसिडेंट करा रहे थे। तो ये स्फेरिकल सोर्स ही था और वो क्या कर रही थी, लाइट को पैरेलल कर रही थी। ये लेंस का कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये देखिएगा, आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी किसी के फोकस पर रखेंगे, कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो स्फेरिकल सोर्स की तरह काम करता है। यानी वहाँ से जो वेव्स निकलेंगी वो स्फेरिकल वेव्स की तरह निकलेंगी। इस तरीके से पहुँचने के बाद इसमें से जो मैक्सिमम रेज होंगी वो कुछ इस तरीके से निकल रही होंगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत साफ साफ मैं बना रहा हूँ फिगर को ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। कुछ वेव्स ऐसे ट्रैवल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको पता है कि जो ये मैंने लगाया है ये क्या है, स्लिट है। कैसा स्लिट है, सिंगल स्लिट। ये क्या है, स्क्रीन है। आपको पता है सिंगल स्लिट का मतलब एक ओपनिंग होगा उसके पास, और जैसा कि आपको एक ओपनिंग दिख रहा है, इसकी जो विड्थ है इसका मैं नाम दे रहा हूँ ए। इसकी जो विड्थ है इसका नाम दे रहा हूँ ए। आप बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत आराम से मैं समझाऊंगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को। पेपर में आप एकदम छा के आएंगे इसको छाप के। तो इसकी जो ओपनिंग है वो क्या है, ए है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात में। आगे देखते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, आपको पता है कि सोर्स और स्क्रीन के बीच में फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा दूर होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है बेसिकली। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको, क्योंकि भाई रेज जब इससे ट्रैवल करके जाएंगी तो रेज का क्या होंगी, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा तो रेज क्या होंगी, बिखर जाएंगी। भाई रैंडमली ओरिएंटेड वेव्स हैं, स्कैटरिंग, भाई इससे क्या करेंगी, ऑब्स्टिकल से टकराएंगी तो बिखरेंगी, कुछ इधर भागेंगी, कुछ इधर भागेंगी, कुछ एंगल पर जाएंगी, कुछ झुक कर जाएंगी, कुछ सीधा निकल जाएंगी। यानी ओवरऑल डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न होगा वो ऐसा ही बनेगा ना कि इस पूरे पैटर्न पर कुछ कहीं उजाला कहीं अंधेरा, कहीं उजाला कहीं अंधेरा जैसा एक पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हो, डिफ्रैक्शन बेसिकली आप समझ कैसे सकते हो, जो आपके घर में जो रोशनी आती है, कभी कभी आपके घरों में देखे होंगे छोटा सा रोशनदान में छेद होता है, वहाँ से जब धूप की रोशनी आती है तो आपको कैसा दिखता है, रोशनदान में एक छेद छोटा सा है, लेकिन जब रोशनी धूप से निकल कर आती है तो एक थोड़ा बड़ा सा, इस रोशनदान के रिस्पेक्टिवली एक बड़ा सा एरिया क्या करती है, उजाला करते हुए आपके सरफेस पर बनाती है। तो इसी प्रोसेस को मेरे भाई डिफ्रैक्शन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब आप कहोगे सर वहाँ पे तो ऑब्स्टिकल जो होते हैं वहाँ पर उसके किनारे होते हैं, रोशनदान के किनारे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उस ऑब्स्टिकल को कैसे समझ सकते हो पता है, आप जब धूप में चल रहे रेज़ को देख रहे होगे, मतलब वो जो रेज़ निकल रही होगी रोशनदान से, उसको आप जब कंसीडर करोगे, ध्यान से समझोगे तो आपको दिखेगा उसमें डस्ट पार्टिकल्स। वो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं, वो ऑब्स्टिकल की तरह काम करते हैं, यानी लाइट को बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, इधर उधर फैलाते हैं। इसी वजह से रोशनदान का छेद भले ही छोटा है लेकिन बाहर निकलने के बाद लाइट जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी बड़ी दिखने लगती है। क्यों, क्योंकि बाहर निकलने के बाद जो ऑब्स्टिकल्स यानी जो धूल डस्ट हैं वो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होते हैं और वो लाइट को स्कैटर करते हैं, डिफ्रैक्ट करके बाहर की ओर एंगल बनाकर बाहर की ओर भेजते हैं और वो एक बड़ा गोला आपको दिखता है, बनता हुआ दिखता है। तो बेसिकली डिफ्रैक्शन पैटर्न जो आपके रोशनदान से रोशनी आती है वही एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब बात आती है कि इसके और इसके बीच में, यानी स्लिट के बीच में अगर मैं मान लूँ कि हमारे पास 100 ऑब्स्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान समझिएगा। मैं मान लूँ ये जो पॉइंट ए है और बी, यानी स्लिट की जो ओपनिंग है इसकी डिस्टेंस क्या है, ए है, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए और बी के बीच में मेरे पास 100 ऑब्स्टिकल्स हैं। कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, 100। ऑब्स्टिकल्स का मतलब रुकावट, अवरोध। 100 बिंदु, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो ए से बी के बीच में 100 डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और आपको पता है ये जो लाइन मैंने डॉटेड ड्रॉ की है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, कन्वर्जिंग लेंस से सीधा का सीधा निकल रही है, तो हमेशा सेंटर से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये बीच से पूरी की पूरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, यानी इस स्लिट को, ए और बी को, ये जो लाइन है ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। अगर ये पूरा डिस्टेंस ए है तो a/2 और a/2 में डिवाइड कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अगर ये पहला पॉइंट है और ये 100th पॉइंट मान ले रहा हूँ, मैंने क्या माना है कि इसके ए और बी के बीच में 100 पार्टिकल हैं जो लाइट को डिफ्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बस आपको इतना दिमाग में रखना है। अब अगर 100 पार्टिकल हैं तो 1 और 100 ये दोनों क्या करेंगे, लाइट को डिफ्रैक्ट करेंगे। अब आपको पता है कि स्फेरिकल सरफेस सोर्स से जो लाइट आई है, इस कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया है, उसको कन्वर्ज कर दिया है। इस कॉन्वेक्स लेंस ने उसको क्या किया है, कन्वर्ज किया है। अगर कॉन्वेक्स लेंस इसको कन्वर्ज करेगा तो क्या करेगा मेरे भाई, कन्वर्ज करके एक स्फेरिकल वेव को इसने क्या कर दिया, प्लेन वेव बना दिया। दिख रहा है आपको, प्लेन वेव बना दिया। अब ये प्लेन वेव जो आगे चल रहा है ये ट्रैवल करके कहाँ घुसेगा, इस स्लिट के अंदर घुसेगा, और इस स्लिट के अंदर घुसने के बाद ये दोनों एंड पर पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों एंड से, मैं बहुत ध्यान से एक चीज़ बना रहा हूँ, देखिएगा।
अब समझिएगा पहले, अब इसको बनाने से पहले मैं थोड़ा सा और समझा दूँ आपको। तो जब स्क्रीन स्लिट पर ए और बी पर पड़ेगा, ये रे ए और बी पर पड़ेंगी, तो रे क्या होगी, डिफ्रैक्ट करेगी, और डिफ्रैक्ट करेगी तो आपको पता है सोर्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, इनफाइनाइट है। समझ पा रहे हैं, सोर्स और स्क्रीन के बीच की अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो अब ऑब्जेक्ट को यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कन्वर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ से निकलने के बाद लाइट, स्क्रीन इतनी दूर रखी है कि लाइट डाइवर्ज करके फैलने लगेगी, और जब लाइट फैलेगी तो इंटेंसिटी का जो एक एग्जैक्ट सुंदर सा पैटर्न हम पाना चाह रहे हैं डिफ्रैक्शन में, वो पैटर्न पाएंगे नहीं। जब वो पैटर्न पाएंगे नहीं तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। तो ऐसा मैंने लगा दिया, यानी एक बार स्लिट से पहले कॉन्वेक्स लेंस और स्लिट के बाद कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इज नथिंग बट अ कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या होता है, लाइट को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर दिखाना। तो लाइट भाई चल दी अपने हिसाब से चल दी, थोड़ा थोड़ा डिफ्रैक्ट हो गई लाइट, इस एंगल से ऐसे मुड़ गई, थोड़ा सी ऐसे मुड़ गई, इसको थोड़ा मैं और अगर मोड़ देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, थोड़ा सा लाइट ऑब्स्टिकल से डिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से जो लाइट डिफ्रैक्ट होकर जा रही है वो कहाँ पर पड़ेगी, अगर मैं कहूँ कि वो लाइट सेंटर पर आके पड़ रही है, किसके सेंटर पे, स्क्रीन के सेंटर पे पड़ रही है, इसको ध्यान से समझिएगा, स्क्रीन के सेंटर पे पड़ रही है। तो आप देखोगे कि जो पहला पॉइंट और ये 100 पॉइंट है, तो जो पहले पॉइंट से लाइट ऑब्स्टिकल से गई है और जो 100 पॉइंट से लाइट ऑब्स्टिकल होके गई है, यानी ऑब्स्ट्रक्ट होके गई है, वो आपकी कहाँ पर पड़ रही है, सेंटर पर पड़ रही है, किसके, स्क्रीन पर। अब ये पैटर्न थोड़ा समझो, ये बन क्या रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे सेंटर पर, इसको कहते हैं सेंटर, अगर मुझे सेंटर पर एक ब्राइट फ्रिंज दिख रही होगी, एक ब्राइट पैटर्न दिख रहा होगा, जैसा कि आप बेसिकली देखते भी हो, इसको मैं समझा सकता हूँ कैसे। आप देखिए, आप चाहे तो टॉर्च वाला एग्जाम्पल ले लो, अपने टॉर्च को जलाइए आप, तब भी आपको एग्जाम्पल दिखेगा। जब आप टॉर्च को जलाते हैं तो आपको क्या दिखता है कि बीच में एकदम ब्राइटनेस दिखती है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं सेंटर से वैसे वैसे आपको धुंधली लाइट दिखने लगती है, यानी बीच में आपको उजाला सबसे ज़्यादा दिखता है, और जैसे जैसे आप दूर बढ़ते हैं वैसे वैसे वो क्या होता है, कम होता हुआ दिखता चला जाता है, ब्लर होता दिखता चला जाता है, और एक समय ऐसा होता है कि अंधेरा दिखना शुरू हो जाता है आपको। लेकिन डिफ्रैक्शन की खास बात क्या होती है कि आप ब्राइट और डार्क के बीच में एग्जैक्ट 100% डिफरेंस नहीं बता पाते हो। क्यों? क्योंकि ब्राइट और डार्क के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो मिक्स डिफरेंस क्रिएट होता है, और यही डिफ्रैक्शन की खास बात है। तो आप जब टॉर्च के बीच में सेंटर ब्राइट फ्रिंज देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरी स्क्रीन पर इस तरफ से आ रही लाइट पे भी सेंटर पर कहीं ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगा। अगर वो ब्राइट फ्रिंज देखने को सेंटर पर मिल रहा है, चाहे वो टॉर्च हो, चाहे वो सनलाइट हो, या किसी भी लाइट की वजह से अगर वो ब्राइट फ्रिंज सेंटर पर देखने को मिल रहा है, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि 1 से जो ऑब्स्ट्रक्ट हुई लाइट और 100th वाले पार्टिकल से जो ऑब्स्ट्रक्ट हुई है लाइट, वो सीधा का सीधा बिना किसी फेज डिफरेंस के, बिना किसी, या कह सकते हैं एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हुए वो कहाँ पर पड़ रही है, सेंटर पर पड़ रही है। समझ पा रहे हैं? अब इसको समझिए कैसे। अगर ये लाइन, ये वाली जो मैंने डॉटेड लाइन की है, इस पूरे ए बी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, A/2 और A/2 में। अब इसको और अच्छे समझिए। मैंने कहा कि पहले वाले पार्टिकल से और 100 वाले पार्टिकल से जो लाइट ट्रैवल करके जा रही हैं और सेंटर पर ब्राइटनेस दे रही है, इसका मतलब है कि सेंटर पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न हो रहा है, तभी तो ब्राइट दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव होगा तो क्या होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये इंटरफेरेंस में मैंने पढ़ा दिया है। इस पैटर्न को अगर फॉलो करेगा, फेज डिफरेंस को फॉलो करेगा, तो आपको क्या दिखेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब उजाला। तो सेंटर पर अगर आपको उजाला दिख रहा है तो इसका मतलब है कि 1 और 100th वाली रे के बीच में जो पैटर्न बना होगा वो कैसा बना होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई या 6 पाई के मल्टीपल में 0 होगा, या तो इवन पाई के मल्टीपल में क्या हो रहा होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या फिर कह सकते हैं ओवरलैप करके ट्रैवल कर रही होंगी, जिस वजह से सेंटर पर आपको मैक्सिमम दिखेगा। अब ये कैसे समझ सकते हैं, देखिए, अगर ये लाइन इसको बीच में इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है तो पहला वाला पार्टिकल 100 वाले पार्टिकल की ओवरलैप कर जाएगा। इस अगर मैं लाइट को ऐसे समझिए, अगर ये ऊपर वाला पहला पार्टिकल ये है और ये मेरा हाथ जो है वो बीच का पोर्शन है ये, अगर, और ये 100th वाला पार्टिकल है। अब आप ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिए, जैसे ये है मेरा हाथ, ये पहला पार्टिकल है और ये 100th पार्टिकल है, और ये बीच में जो मैंने लाइन बनाई है, ये जो लाइन जहाँ से ये दोनों मुड़ेंगी, ये बीच में क्या है, ये वाली लाइन है बीच, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर मैं देखूं तो जो पहला पार्टिकल है, या फिर इस अंगूठे को आप मेरा पहला और इस अंगूठे को मेरा 100th पार्टिकल मानिए, तो अगर ये पहला पार्टिकल देखूंगा मैं, तो इस लाइन के क्रॉस जब मैं इसको मोड़ूंगा, ऐसे देखिए, ऐसे मोड़ूंगा, तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही है कि नहीं अंगूठे से। इसका मतलब कि जितना पाथ पहली वाली लाइट ने ट्रैवल किया है उतना ही पाथ 100 वाली लाइट ने ट्रैवल किया है।
क्योंकि अगर पाथ का डिफरेंस नहीं होगा तो फेज का डिफरेंस नहीं होगा, और फेज का डिफरेंस नहीं होगा तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये मैंने पहले ही बता दिया है। इसका मतलब अगर इस वाली रे को इस वाली रे पर मैं ओवरलैप कर दूंगा तो दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा ही नहीं, और अगर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है तो आपको पता है कि सेंटर पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, और मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी हम फॉर्मूले पर नहीं जाना, अभी मैं फॉर्मूला आपको समझाऊंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। अब बात आती है, ये तो हो गया सेंटर की कंडीशन। अब इसी तरीके से समझिएगा, अगर मान लीजिए दूसरे नंबर का पार्टिकल है, ऊपर से सेकंड नंबर है, और इधर से जो वेव आ रही है, इधर से जो रे आ रही है, ये तीसरे नंबर का पार्टिकल है। पार्टिकल का मतलब रे है, और यहाँ पर जो है 1 से लेकर 100 तक के बीच में क्या है, 100 ऑब्स्टिकल्स हैं। इसको तीसरा नहीं, इसको 99 कहेंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर चलने तो 99, 98, 97, और यहाँ पर क्या होगा, ये 50 होगा। यानी 50 1 से लेके 49 तक यहाँ इसके बीच में है, और 51 से लेके 100 यहाँ तक के बीच में है। इसका मतलब 2 और 99 को अगर मैं ओवरलैप करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, देख लीजिए, कुछ इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। यानी यहाँ पर ये दोनों भी, इन 2 और 99 को भी अगर मैं ओवरलैप करूँगा तो 2 और 99 भी एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएंगे। इन दोनों के बीच में भी किसी तरीके का आपको पाथ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, और अगर पाथ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा तो आपको मैक्सिमा की कंडीशन मिलेगी, और वो मैक्सिमा की कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ये पूरी की पूरी लाइट जाकर कहाँ पर बने, सेंटर पर बने, किसके, स्क्रीन के। समझ पा रहे हैं, वो भी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, और बहुत आसान है, इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ पाएंगे आप। ये आपको एक सिमेट्रिकल पैटर्न ओवरऑल मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक सिमेट्री है, देखिएगा, ये लाइन इधर से और इधर से 2 इक्वल हाफ में पूरे के पूरे वेव को डिवाइड कर रही है। जब पूरे के पूरे वेव को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी तो पूरा का पूरा वेव क्या होगा, आपस में ओवरलैप करेगा, और जब ओवरलैप करेगा तो पाथ का डिफरेंस आएगा ही नहीं, और जब पाथ का डिफरेंस नहीं तो फेज का डिफरेंस नहीं, और फेज का डिफरेंस नहीं तो आपको पता है कि यह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले में या इस ओवरऑल डेरिवेशन में आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि सेंटर को छोड़ के चाहे इधर पैटर्न बनाओ, अब चाहे ऊपर पैटर्न बनाओगे, अगर सेंटर को मैं प्राइमरी या सेंट्रल मैक्सिमा कहूँगा तो इसके ऊपर या इसके नीचे अब जो भी मैं वेव या कह सकते हैं कि आप पैटर्न लेने जाऊँगा उसको मैं कहूँगा सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मिनिमा। याद रखिएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मिनिमा कहा जाएगा। ये टर्म है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है कि ये पेपर में नहीं लिख के आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, बस आप जानते रहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका मतलब अब मैं किसी पॉइंट P पर, जैसे हम इंटरफेरेंस में बना रहे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, वैसे ही किसी पॉइंट P पर अब सेंटर को छोड़ के सेंटर से कुछ दूरी पर आप कह सकते हैं, मान लीजिए कुछ x दूरी है, सेंटर से कुछ दूरी पर हम एक पैटर्न बनाना चाह रहे हैं कि अगर डिफ्रैक्शन पॉइंट P पर डिफ्रैक्ट कर कर लाइट इंटेंसिटी बना रही होगी तो वो क्या, मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी, इसके बारे में देखना है हमको। अब आप जैसे वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, मैक्सिमा की कंडीशन मान ले रहे थे, यहाँ पर हमको मैक्सिमा की कंडीशन पता नहीं है कहाँ बनेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेंटर के अलावा जैसे जैसे हम दूर भागने लगते हैं डिफ्रैक्शन में, वैसे वैसे अंधेरा दिखने लगता है। तो अब हमको ये जानना है कि इस पॉइंट P पर अंधेरा होगा या उजाला जब सेंटर से दूर जाएंगे। इसी के बारे में पता करने के लिए आपको यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो करना है। तो जैसे देखिएगा, अब यहाँ से जो ये लाइट गई तो ये कुछ एंगल बनाकर यहाँ पर भी कुछ लाइट जाएगी, और ये कुछ लाइट एंगल बनाकर यहाँ पर भी जाएगी। देखते चलिएगा, साफ साफ बना रहा हूँ मैं। और इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा और साफ बना देता हूँ। ये वाली वेव को मैं मिटा दे रहा हूँ बीच में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसको मैं बीच से मिटा दे रहा हूँ और साफ साफ बनाने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिया, सेम प्रोसेस से है सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वही लेंस है, इसी तरीके से लेंस लिया है, लाइट गई कुछ एंगल से, और हमको क्या करना है, डिफ्रैक्ट कर रही लाइट, ध्यान दीजिएगा, कुछ एंगल से जाएगी लाइट और कुछ पैटर्न बनाएगी इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा, ये पॉइंट P है आपका और ये है सेंटर आपका। यहाँ पर मैंने मैक्सिमा बना दिया है, ये सेंटर पता चल गया है, यानी कुछ दूरी मैंने मेज़र कर ली है। अब हमको ये देखना है कि x दूरी पर क्या मैक्सिमा बन रही है या मिनिमा, यही कंडीशन आपको पता करना है। ये बेसिकली पेपर में पूछने को आता है। ये बेसिकली पूरा डेरिवेशन में करा रहा हूँ, फ्राउनहोफर का डेरिवेशन आप समझिएगा। अब बात आ जाती है कि अब इसमें सर हम कैसे पता करेंगे। तो देखिएगा, सेम वही, ये वाली लाइन तो सीधा जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये तो सेंटर पे ही जा रही है। सिमिलरली अगर ये एंगल डिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर जा रहा है तो इससे, इस पॉइंट से जो एंगल या जो रे डिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर जा रही होगी वो भी कुछ ऐसे ट्रैवल कर रही होगी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ट्रैवल करके जा रही होगी, ठीक है।
समझ पा रहे हैं ना? यानी पूरा का पूरा एक पैटर्न को मैंने जो सीधा पड़ रही थी उसको मैंने एंगल पर किसी पॉइंट पी पर पहुंचा दिया। यानी जो वेव्स अभी सीधा सेंट्रल पर बना रही थी वो वेव्स किसी पॉइंट पी पर क्या कर रही है, पैटर्न बना रही है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है। अब आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, अब ये जो वेव्स हैं, जो वेव्स मैंने कंसिडर किया है, इनके बीच में आपको अब पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस देखना मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको इससे और या इसको इससे जब मैं ओवरलैप करूंगा तो आपको अब कुछ न कुछ पाथ का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिल रहा था। याद करिए, ऐसे हम ले रहे थे ना, तो ये जो पाथ डिफरेंस मिल रहा था, ये याद करिए, ये मैंने बताया था। ये जो पाथ डिफरेंस मिल रहा था ये इसलिए मिल रहा था क्योंकि किसी एंगल पर अब हम भाग रहे थे, और जब एंगल पर ऊपर भाग रहे थे तो फेज़ का डिफरेंस आ रहा था, और जब फेज़ का डिफरेंस आएगा तो आपको पता है कि पाथ का डिफरेंस देखने को साफ साफ मिलेगा। यानी ये तीनों रेज को अगर मैं ओवरलैप करूँगा तो अब 100% ओवरलैपिंग नहीं होगी, और अगर 100% ओवरलैपिंग नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जब मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया तो आपको ये दिख रहा है, ये कुछ पॉइंट्स की तरह ही मैं बना दे रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। आपको यहाँ पर ये क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। आपको एक छोटा सा मैथमेटिक्स का टर्म मैं बता देता हूँ। जब कभी भी आपको ये पता होना चाहिए, जितना भी ये पैटर्न मैंने बनाया है ये बहुत ही ज़्यादा दूर सोर्स है, तो इसका मतलब ये है कि जितना ये बड़ा सा विड्थ, जितनी बड़ी सी सारी चीज़ें मैं लेकर चल रहा हूँ, ये कुछ और नहीं है, ये बहुत ही स्मॉल चीज़ें हैं। मतलब विड्थ बहुत छोटा है स्लेट के बीच में, यानी स्क्रीन ए और बी की जो डिस्टेंस वो बहुत मिनिमम है। एंगल जो बन रहा है वहाँ पर, कहाँ पे, इनफाइनाइट पर जाके वो क्या बन रहा है, बहुत छोटा सा एंगल बन रहा है। तो आपको पता है कि जब अगर बहुत छोटा सा एंगल बने किसी भी दो लाइन के बीच में और उस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो दोनों लाइन आपस में क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। इसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसको थोड़ा पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अगर इन सब चीज़ों को अगर आप जानते रहेंगे तो फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर देता हूँ तो जो ये रे जा रही है ए से पी और ये जो रे यहाँ से जाएगी एम से पी तक, इन दोनों के बीच का अब पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। यानी ए से पी और एम से पी तक ट्रैवल कर रही रे में अब कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वही बात हो गई कि एंगल बहुत मिनिमम होगा, तो इनके बीच में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो वही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूँ, अब समझिएगा, अगर मैं ध्यान से देखूँ और मैं मान लेता हूँ कि जो ये एंगल बन रही है, क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। मैंने मान लिया कि जो एंगल बन रहा है, ये मान सकते हैं आप, ये मानेंगे। अगर मैं एंगल ले लेता हूँ, यानी मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ आपका, ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल आपका ले लेता हूँ, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये एम है, इस एंगल को मैंने मान लिया है थीटा। समझ पा रहे हैं? और यहाँ से जो रेज बना रही है, पहले मैं इस रे को साफ साफ यहाँ पर थोड़ा बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आपको लगेगा ये आसान, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। इस पूरे के पूरे फिगर को, कुछ थोड़े दूर के फिगर को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अगर इस चीज़ को आप समझ पाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा समझना। यानी देखिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ दूरी को मैंने उठाकर कहाँ बना लिया है, यहाँ पर बना लिया है। अब आप समझना, अगर ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस क्या कर रही है, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रही है, ऊपर पहली वाली फर्स्ट वाली रे के लिए और 100th वाली रे के लिए पाथ डिफरेंस पैदा कर रही है। अगर यही पाथ डिफरेंस या पाथ लेंथ मैं अगर निकाल लूँ तो मेरे पास रिलेशन निकल कर आ जाएगा कि सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मिनिमा कब बनेगी। समझाऊंगा आपको, देखते चलिएगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं पहली कंडीशन मान लिया मैंने कि जो लेमडा है वो पाथ डिफरेंस है किसका, इसके बीच का, यानी पहली और 100th रे के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो लेमडा। आपको अक्सर लेमडा ही क्यों माना, क्योंकि भाई पाथ लेंथ हो चाहे आप कह लो कि पाथ डिफरेंस, वो बेसिकली वेव किस फॉर्म में ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस किस फॉर्म में ट्रैवल करेगी, वेवलेंथ के फॉर्म में ट्रैवल करेगी। तो जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी, उसको वेवलेंथ के फॉर्म में ही लेंगे, इतना कन्फ्यूज मत होइए। तो ये ए है, ये बी है और ये एम माना है, और ये जो ए से बी के बीच की दूरी है वो क्या है, ए है। समझते चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये वाली रे और ये वाली जो रे है, ये तीनों आपको एक पैरेलल रे दिख रही है। अब आपको सर पैरेलल कैसे हो गई, पैरेलल इसलिए हो गई क्योंकि जो स्लिट विड्थ है, मैंने पहले बता दिया, ए बी की जो विड्थ है वो इतनी मिनिमम है कि तीनों रेज आपस में कैसी दिखेंगी, आपको पैरेलल दिखेंगी। और अगर तीनों रे आपको पैरेलल दिखेंगी तो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये 3 लाइन है और ये कैसा दिख रहा है, ट्रांसवर्सल दिख रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको क्या ले लेना है, 90 डिग्री ले लेना है। जैसा कि अभी मैंने बताया
क्यों ले रहे हैं तीनों रे को पैरेलल? क्योंकि ए और बी की विड्थ इतनी छोटी है, इतना मिनिमम है कि इन तीनों रेस को मैं क्या मानूंगा, पैरेलल ही मानूंगा। क्योंकि इन तीनों में आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे ना, जो तीनों रे ओरिजिनेट हो रही हैं। जब डिफरेंस नहीं बता पाओगे तो तीनों रे को हम क्या मानेंगे, पैरेलल मानेंगे। और इस पर अगर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री देखने को मिलेगा। इसको हमने पहले ही थीटा माना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं समझ में आ रही है आपको। अब आ जाते हैं, बात करते हैं। अब आपको करना क्या है, ए, इसका नाम दे दीजिए आप, इसका नाम भी दे सकते हैं आप, इसका नाम दे सकते हैं आप अगर मैं देना चाहूँ तो। इस विड्थ का तो ए है, इसका आप नाम दे दीजिए ए बी एम, इसका दे दीजिए पी, यहाँ दे दीजिए क्यू। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये वाली विड्थ है, यानी ये वाली जो रे है, वो इस पूरे के पूरे ए बी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। यानी ये जो पॉइंट है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। ध्यान से देखिए आप, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें, क्योंकि ये इसी पॉइंट से जो हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी वो भी इसी पॉइंट से गई थी, और इसी पॉइंट से ये भी रे क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। तो जब रे ओरिजिनेट होगी तो ये पोर्शन a/2 और ये a/2 कट रहा है। अब आप a/2 क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगा आपको। ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABM, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। जैसे ही आपने APQ ABM को सिमिलर प्रूफ कर दिया, आप कैसे प्रूफ करेंगे आप देख भी सकते हैं। ये एंगल दोनों में बराबर, एंगल थीटा क्या है, कॉमन है। आपको पता है कि दो प्रॉपर्टी, अगर एंगल प्रॉपर्टी हमको पता चल गई तो आप ये कह सकते हो कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनका रेशियो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो आपको दिख रहा है a/2 के रेशियो के बराबर है, यानी ये लेंथ a/2 किसके बराबर है, अपॉन a/2 और अपॉन a का रेशियो क्या है, किसके बराबर आ जाएगा, आपको रेशियो देखने को मिल जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, a/2 अपॉन a इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा/2 अपॉन लैम्डा। अब एक सोचो कि सर ये कैसे आ गया। जब कभी भी आप दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल का होता है वो कहता है कि दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा, दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर a/2 और a का रेशियो डिवाइड हो रहा है इस पूरे ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में, याद रखिए APQ ABM, तो इसका मतलब ये कि जो ये लैम्डा था ये लैम्डा/2 में डिवाइड होगा। समझ पा रहे हैं, होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो अगर इस लैम्डा को मैंने लैम्डा/2 में डिवाइड कर दिया तो इसका सीधा मतलब है कि ये लैम्डा/2, और अब आपको देखने को क्या मिलेगा, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आपको लैम्डा/2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब आप समझोगे कैसे। अगर मैं कहूँ कि जो वेव चल रही थी, ध्यान से देखिएगा, जो वेव चल रही थी वो कैसे चल रही है, कुछ वेव ऐसे चल रही है सिनुसाइडल फॉर्म में, दिख रहा होगा आपको ना ये। अगर ये वेव सिनुसाइडल फॉर्म में इस तरीके से चल रही है, कुछ इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, ये ऊपर वाली वेव को मान रहा हूँ, ऊपर वाली वेव अगर इस सिनुसाइडल फॉर्म में चल रही है तो जो नीचे की वेव, ऐसे कैसे समझ सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको ले लूँ पहला वेव और यहाँ पर क्या है ये 50, आपको पता नहीं क्योंकि 50वां पॉइंट है ये, और इसके बीच 51 है, यानी इसके जस्ट बाद अगर मैं 51 नंबर का वेव लूँगा और पहले नंबर का वेव, ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले वेव को और 51 नंबर वाले पॉइंट से निकल रहे वेव को अगर मैं ओवरलैप करूँगा तो आपको कितने का पाथ डिफरेंस मिल रहा है भाई, लैम्डा/2 का। लैम्डा/2 का पाथ डिफरेंस मिल रहा है, क्योंकि जस्ट 51 के जस्ट 50 के जस्ट सटा हुआ क्या 51 है। तो इसका मतलब 50 पर अगर लैम्डा/2 वेवलेंथ है तो इसका मतलब लैम्डा/2 का पाथ डिफरेंस कहाँ पर मिलेगा, 51 पर भी वही देखने को मिलेगा। तो लैम्डा/2 का जो पाथ डिफरेंस है वो a पर, यानी पहले वाली वेव के लिए और 51 वाली वेव के लिए कहाँ से शुरू होगी, पहली वाली वेव तो ऐसे शुरू हो रही है 0 से, लैम्डा वेवलेंथ लेकर चल रही है। दूसरी वाली 51 वाली कहाँ शुरू हो रही है, लैम्डा/2 से, इसका मतलब ये यहाँ से शुरू होगी। ध्यान से देखते चलिएगा, लैम्डा/2 का क्या आ रहा है, गैप देखने को मिल रहा है। अब आगे देखिए, इसी तरीके से दूसरा वाला वेव लोगे तो 52 वाला लोगे, यानी सेकंड वाली वेव को 52 वाले से जब ओवरलैप कराओगे तो भी आपको लैम्डा/2 का ही पाथ डिफरेंस मिलेगा। उसका कारण क्या है, जितना नीचे शिफ्ट होगे उतना ही इधर से भी शिफ्ट होगे। तो इसका मतलब जितना नीचे से तुमने लैम्डा पाथ लेंथ चला उतना ही लैम्डा/2 से नीचे शिफ्ट हो गए। सिमिलरली अब 50 और 100 वाले को मैं करूँगा तो भी आपको क्या देगा, लैम्डा/2 का पाथ डिफरेंस देगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जब कभी भी किसी भी तरीके से अगर मैं लैम्डा पाथ लेंथ ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लैम्डा पाथ लेंथ ले रहा हूँ किसी भी दो वेव, यानी पहली वेव और 100th वेव के बीच में अगर मैं लैम्डा का पाथ लेंथ ले रहा हूँ तो आपको पता है ये कंडीशन किसकी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। ऊपर मैक्सिमा नीचे उतने में ही मिनिमा, तो आपको पता है 180 डिग्री।
यानी इसके बीच में क्या हो रहा है, वेव्स दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। दिस कंडीशन इज फॉर व्हाट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस मैंने बताया है। तो जब ये डिस्ट्रक्शन होगा इन दोनों का, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डार्क। इसका मतलब पॉइंट P पर हमें डार्क मिल रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रहा है। कब, जब हमने पाथ लेंथ कितना लिया है, लैम्डा का लिया है पहले और 100th वेव के बीच में। अब इन दोनों वेव के बीच में, यानी इन दोनों A और B के बीच में जो हमने लिया है 1 और 100, इनके बीच में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 99 पार्टिकल्स जो हैं, उनके बीच में भी क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। उनके बीच में भी एक वेव का डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो उनको भी मैंने 1 नंबर और 51 नंबर को लेके देखा, 2 नंबर और 52 नंबर को लेके देखा। इसी तरीके से 50 और 100 को देखेंगे, तो जो ओवरलैपिंग करा रहा हूँ वो हमेशा λ/2 के पाथ डिफरेंस से आ रहा है। इसका मतलब जो दूसरी वेव जनरेट होगी वो पहली वेव से λ/2 समय, या कह सकते हैं λ/2 पाथ डिफरेंस के बाद जनरेट होगी। तो जब बाद जनरेट होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जब कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है डार्क फ्रिंज या डार्क पैटर्न आप कह सकते हैं। समझ पा रहे होंगे आप। अब बात आ जाती है कि अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने लैम्डा माना है तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क फ्रिंज दिख रही है। इसका मतलब कि अगर मैं 2 लैम्डा मान के करूँ, अगर ये मैं पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा कर दूँ, तो क्या करोगे मेरे भाई, इस पूरे के पूरे सिस्टम को आप 4 भाग में डिवाइड करोगे। देख लो, अगर ये ध्यान समझना, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ। अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस आपका A था, तो अगर आपने क्या मान लिया है, 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस मान लिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A/4। समझ पा रहे हैं, A/4, ये क्या हो जाएगा, A/4, A/4, A/4। सही कर रहा हूँ, नॉट A/4, A/2। 2 लैम्डा निकालना है ना, A को A कब बनेगा, हाँ ठीक है, A/4 ही बनेगा, सही है, A/4, A/4, A/4। ठीक, यानी ये जो पूरा का पूरा पोर्शन था A से B तक के बीच का, इसको जब मैंने 2 लैम्डा का पाथ लेंथ मान लिया है तो इसको मैं 4 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर ये A/4 तो ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा बनाना है, याद रखिएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई, ये हो जाएगा लैम्डा, ये लैम्डा बनेगा, ये क्या बनेगा, लैम्डा बनेगा, λ/2 बनेगा। साफ साफ मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, थोड़ा सा 1 मिनट। λ/2 का पाथ डिफरेंस बनता हुआ चलेगा, देखते रहिएगा। सेम चीज़ वही 90 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों रे, ये चारों के चारों जो पाँचों जितनी रेज मैंने यहाँ बनाई हैं, 1 2 3 4 5, ये पाँचों के पाँचों रेज आपको कैसे दिखेंगी, ओवरलैप दिखेंगी। ओवरलैप का मतलब इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस, तो ये सब के सब पैरेलल दिखेंगी। और पैरेलल पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ट्रांसवर्सल की तरह दिखेगा, और वो ट्रांसवर्सल क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सारे के सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिमिलर इसको प्रूव करना चाहेंगे, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ, और इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ, आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं। यानी दो का पेयर बना सकते हैं। देखिए, इन दोनों का पेयर बन सकता है, इन दोनों का पेयर बन सकता है, और इन दोनों का पेयर बन सकता है। अब ये कैसे बनेगा देखिएगा। ये पहली वाली वेव A/4 से हमने क्या किया है, पूरे के पूरे A को डिवाइड कर दिया है। बहुत ध्यान समझिएगा। अब अगर लैम्डा को मुझे डिवाइड करना होगा तो कैसे, 2 लैम्डा को डिवाइड करना, नॉट लैम्डा, 2 लैम्डा को डिवाइड करना, तो कैसे डिवाइड करूँगा, देखिएगा। अगर λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल एलसीएम लूँगा तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4, यानी 4 λ/2 दैट इज़ 2 लैम्डा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर λ/2 और λ/2 से पूरे की पूरी वेव को मैं डिफाइन कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, ये देख लीजिएगा, 1 2 3 λ/2 से मैं पूरे के पूरे वेव को अगर डिराइव कर दूँ, या कह सकते हैं कि आप डिस्टिंग्विश कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर λ/2 का पाथ डिफरेंस है तो समझिएगा यहाँ पर पहली वेव, और अब आप ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हो ना, तो 25 पार्टिकल इधर, 25 इधर, 25 इधर, 25 इधर, 25 25 25 25, यानी 25 और 25, यानी 1 से लेके 50 के बीच में एक बार हम पैटर्न निकाल लेते हैं, और 50 से लेके 100 के बीच में एक बार पैटर्न निकाल लेंगे। देखते हैं। तो इसका मतलब पहला वाला लो और 26 पार्टिकल लो। मैं यहाँ साफ बना देता हूँ एक बार, इस टर्म को आप समझ रहे हो ना, A/4 λ/2 में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए, अगर मैं इसको साफ साफ बना रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है ये, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। 1 2 3 4 पैटर्न हो गया है, या अब आपको ये पता है A/2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 बनी रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये A, ये B, ये क्या है M,
बार बार मैं ट्रायंगल को सिमिलर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैंने बता दिया है आपको। हम बेसिकली लेमडा के लिए चेक कर चुके हैं, हम पाथ लेंथ 2 लेमडा के लिए चेक करने जा रहे हैं। तो आपको पता है लेमडा बाई टू से पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा पाथ लेंथ समझिएगा, यानी इधर जो पाथ डिवाइड हुआ वो लेमडा बाई 2 से हुआ, ये भी लेमडा बाई 2 से होगा, ये भी लेमडा बाई 2 से होगा, और ये भी लेमडा बाई 2 से होगा। तभी जब चारों जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लेमडा आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब आइए, अब देखिए, अगर ये लेमडा बाई टू से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब अभी मैं बताने क्या वाला था आपको। हाँ, अब देखिएगा, यहाँ से जो वेव निकल रही होंगी, यानी पहला पार्टिकल, और आपको पता है कि 1 से लेकर यहाँ तक 50 है और 50 से 100 है, तो अब 50 और 1 से लेकर 50 के बीच में 2 वेव बन गई हैं। तो 2 वेव बन गई तो इसका मतलब यहाँ पर 25 बन रहा होगा। तो जब 25 के जस्ट नीचे 26 वाला पार्टिकल लूँगा तो 1 और 26 से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा, जैसे 1 और 51 के बीच में बन रहा था, 1 और 51 के बीच में जैसा बन रहा था वैसे 1 और 26 के बीच में बनेगा। इसका मतलब आपको ये दोनों रेज, ये दोनों सिस्टम क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ पा रहे होंगे? उसी तरीके से जब 50 को किसके साथ करूंगा, 100 के साथ करूंगा, तो क्या कर रहा होगा, लेमडा बाई 2, और लेमडा बाई 2 के पाथ डिफरेंस से क्या कर रहा होगा, आगे की ओर ट्रैवल कर रहा होगा। तो अब देखिएगा, अगर लेमडा बाई 2 के पाथ से आगे की ओर ट्रैवल कर रहा होगा तो 50 और 100 ये दोनों जब मैं आपस में ओवरलैप करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही पहला वाला कंडीशन मैंने बताया था लेमडा के लिए, वैसे ही यहाँ पर कुछ किया और नहीं है मेरे भाई। वहाँ पर हमने 2 भाग में डिवाइड किया था, यहाँ पर 1 2 3 4 भाग में डिवाइड कर दिया जब 2 लेमडा लिया। इसी तरीके से जब 3 लेमडा लूँगा 1 2 3 4 5 6 भाग में डिवाइड कर दूंगा। 4 लेमडा लूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में। 5 लूँगा तो 10 भाग में। 10 लूँगा तो कितने, 6 लूँगा तो 12 भाग में। इसी तरीके से करते हुए अगर मैं इवन नंबर ऑफ टर्म में इसको, यानी ये जो बॉक्सेज आप कह सकते हैं, ये रेज हैं, जो डब्बा मैंने बनाया है 1 2 3 4, अगर ये इवन नंबर ऑफ पैटर्न में चलती रहेंगी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स के पैटर्न में चलेंगी, तो हमेशा आपको डार्क फ्रिंज देंगी। डार्क क्यों देंगी भाई, क्योंकि हमेशा ये इस पैटर्न को फॉलो करेंगी। और इस पैटर्न में आपको क्या दिख रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस पैटर्न को जब ये फॉलो करेंगे, आप इसको समझ सकते हो कैसे, देखो 1 26 के साथ चलेगा तो लेमडा बाई 2 के पाथ डिफरेंस से ऐसे ही स्टार्ट होगा। 1 चला ऐसे, 26 वाला चला ऐसे, तो दोनों कैंसिल आउट कर दिए, तो इसी तरीके से ये पूरा कट जाएगा। अब इसी तरीके से 2 उठाओगे तो 27 भी ऐसे चलेगा, 3 उठाओगे तो इधर से 28 भी ऐसे चलेगा। अब इस तरीके से 50 उठाओगे तो 100 के साथ कर दोगे, 51 उठाओगे तो 99 के साथ ऐसा चलेगा। समझ पा रहे हैं ना कहने का मतलब, यानी 51 उठाओगे तो 100 के साथ ओवरलैप कराओगे। तो जब 51 को तुम उठा के 100 के साथ ओवरलैप कराओगे तो सेम प्रोसेस, 51 चलेगा ऐसे, 100 वाला चलेगा ऐसे। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हमेशा आपका लेमडा बाई 2 का बनता रहेगा, और आपको ये पाथ डिफरेंस हमेशा डिस्ट्रक्टिव या फिर डार्क एक इंटरफेरेंस पैटर्न देगा। इसका मतलब पॉइंट P पर जो हमको मिलेगी वो 2 लेमडा पर भी डार्क मिलेगा। इसी तरीके से 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा करते हुए आपको डार्क फ्रिंजेस मिलती चली जाएंगी। यानी अगर पाथ डिफरेंस अगर n लेमडा का है तो हमको जो इंटरफेरेंस पैटर्न या कह सकते हैं आप डिफ्रैक्शन पैटर्न जो देखने को मिलेगा वो हमेशा डार्क फ्रिंजेस का मिलेगा। यानी आपको फ्रिंज कैसी मिलेगी, डार्क मिलेगी। अगर आपको पैटर्न कैसा देखने को मिलेगा, n लेमडा के बराबर। तो इसका मतलब आप एक चीज़ यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे कि इंटरफेरेंस में था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आपको क्या ले रहे थे, n लेमडा ले रहे थे। डिफ्रैक्शन में उल्टा हो गया, मिनिमा के लिए आपको क्या लेना पड़ रहा है, n लेमडा लेना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर मिनिमा के लिए n लेमडा लोगे तो मैक्सिमा के लिए क्या लेना होगा, उसको भी देख लेते हैं। मैक्सिमा का मतलब क्या होगा कि अगर इवन नहीं चले, क्योंकि इवन चल रहा तो कैंसिल आउट कर रहा है, अगर ऑड पैटर्न में चले कोई चीज़, समझिएगा ऑड पैटर्न का मतलब एक बार इवन को कैंसिल करें लेकिन बच क्या जाए, फाइनली में एक टर्म बच के आगे जाए आपके सामने। जैसे समझिएगा, जैसे 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा हो गया। इसका मतलब यह है कि लेमडा और 2 लेमडा के बीच में जो पैटर्न बनेगा वही क्या होगा, आपका मैक्सिमम कंडीशन होगा। लेमडा और 2 लेमडा के बीच में अगर मैं 3 लेमडा बाई 2 बनाना चाहूँ तो 3 लेमडा बाई 2 कैसे बना दोगे, देखो अब इस पर ही मैं समझा दे रहा हूँ आपको, यानी मैक्सिमा की कंडीशन समझाने जा रहा हूँ। 3 लेमडा बाई 2 का पैटर्न देखो कैसे बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको लग रहा होगा कि सच में कुछ बेहतरीन चीज़ है, ये थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा मेरे ख्याल से, इसलिए आ रहा हो क्योंकि आप पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हो। वीडियो को ध्यान से देखोगे एकदम आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए मैं मैक्सिमा की कंडीशन बनाने जा रहा हूँ, कैसे बनेगा, वही सेम ए बी को उठा लिया, सेम प्रोसेस 90 डिग्री, वेव ऐसे गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं पाथ डिफरेंस 3 लेमडा बाई 2 का ले लूँ, क्योंकि लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा यानी नेचुरल नंबर वाले प्रोसेस पर तो आपका ऑब्वियस सी बात है डार्क फ्रिंज मिल रहा है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं हमको ऑड टर्म में चलना पड़ेगा। तो 3 लेमडा बाई 2 अगर ले रहा हूँ तो क्या होगा, मैक्सिमा देखने को मिलेगी। कैसे मैक्सिमा देखने को मिलेगी देखिएगा, इसका मतलब ये है
कि अगर ये 3 लैम्डा बाई 2 है तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, एक और टर्म में लेके चलो, ध्यान रखना आप सबसे पहले क्या मानोगे इसको, ए बी एम। आपको देखना क्या है कि 3 लैम्डा बाई 2 कब कंप्लीट होगा, अगर इस रे को मैं 3 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूं। समझना ध्यान से, 3 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूं, 3 लैम्डा बाई 2 देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक मिल जाएगा आपको लैम्डा और एक आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा बाई 2। समझ पा रहे हो, यानी लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस अगर होगा तो 3 लैम्डा बाई 2 आपको देखने को मिल गया ना। ये देखिए, अब समझिएगा, अगर ये लैम्डा का पाथ डिफरेंस है और ये 3 लैम्डा बाई 2, नीचे 3 लैम्डा बाई 2 कंप्लीट पाथ डिफरेंस है, और ये 3 लैम्डा बाई 2 कितने भाग में डिवाइड हो गया, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा में, तो ये पहला पार्टिकल, और ये क्या है, ये क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक a बाई 3, यहाँ से यहाँ तक a बाई 3, और यहाँ से यहाँ तक a बाई 3 में डिवाइड हो रहा है। कोई दिक्कत इस बात में नहीं है। अगर a बाई 3 में डिवाइड हो रहा है तो आपको पता है कि 33 पार्टिकल इसके बीच में आएंगे, 33 इसके बीच में आएंगे, और लगभग अप्रॉक्स 33 पॉइंट समथिंग जो भी हैं इसके बीच में आएंगे। तो आपको ये पता चल गया कि 33 वाले को कैंसिल कर देगा, लेकिन इसके बाद का जो 33, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ एक है, तो इसके बीच में तो कोई कैंसिल करने के लिए नहीं बचा है, तो इसका मतलब ये जो 33 वाला होगा वही क्या करेगा, एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा। और वो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा बनाएगा, कंस्ट्रक्टिव बनाएगा, यानी ब्राइट फ्रिंज बनाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि a बाई 3 जो बच रहा है, लैम्डा का जो पाथ लेंथ लेकर चलेगा वही क्या बनाएगा, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत आसान, एकदम समझिएगा। इसका मतलब कि अगर 3 लैम्डा बाई 2, इसी तरीके से 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस अगर हमारे पास चलेगा तो क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम मिलेगा। यानी मैक्सिमम के लिए आपको 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 लेकर चलना है, और मिनिमम के लिए आपको क्या लेकर चलना है, n लैम्डा, दैट इज 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा लेकर चलना है। मिनिमम का मतलब डार्क, मैक्सिमम का मतलब ब्राइट। समझ पा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें और कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं है। अब आप इसको समझ भी सकते हो ना, बस एकदम अपने दिमाग में सीधा सा फंडा रखो, अगर सिमेट्री बनेगी, अगर इवन नंबर आएगा तो इवन वाले क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ऑड वाले में क्या होगा, 2 तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन तीसरा अपने आप बच जाएगा, जो तीसरा बच जाएगा वही ब्राइट फ्रिंज का पैटर्न बनाएगा। बस इतना दिमाग में रखोगे, एकदम आसानी से समझ जाओगे। होप ये टर्म आपको समझ में आया होगा डिफ्रैक्शन का। ये एक पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट वैल्यू, जैसे इतनी चीज़ें आपको बताना नहीं है पेपर में, आपको सीधा ये फिगर बनाना है और आपको सीधा लिखना है। अगर आप सीधा इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, देखो जो यहाँ पर वैल्यू लिखोगे, ये जो फिगर बनाओगे आप, इस थीटा की वैल्यू लिखोगे, थीटा यानी साइन थीटा निकालोगे इसका, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब ये, तो यानी बी एम अपॉन ए, यानी बी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन थीटा, यहाँ पे निकाल दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बी एम की वैल्यू ए साइन थीटा आ गई तो इसका मतलब क्या है कि बी एम को आप क्या लिख सकते हो, बी एम को आपने क्या लिखा है, लैम्डा लिया है, किसके लिए, किसके लिए, फॉर द मिनिमा। फिर आप यहाँ लिखोगे फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए आपको सीधा लिखोगे एन लैम्डा, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, डायरेक्ट लिखोगे पाथ डिफरेंस एन लैम्डा। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे लैम्डा इक्वल टू ए साइन थीटा, किसके लिए होगा ये किसके लिए होगा, पहले के लिए, एन की वैल्यू जब 1 होगी। इन जनरल एन लैम्डा इक्वल टू ए साइन थीटा फॉर मिनिमा एंड 2n + 1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू ए साइन थीटा फॉर मैक्सिमा। ऐसे इसको डिराइव करना है आपको, बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं करना है आपको। एन की वैल्यू, अब जैसे साइन थीटा का कई बार होता क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू इतनी छोटी होती है कि उसको साइन थीटा नहीं हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद जो आपका पैटर्न, ये जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर आपका आके ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। अगर इतना आप कर ले जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक फुल मार्क्स का 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा आपका। जितना मैंने समझाया है इस डिफ्रैक्शन के पैटर्न को एक बार आराम से धीरे धीरे पूरी वीडियो को देखिएगा, धीरे धीरे समझिएगा, और पूरा का पूरा जिस तरीके से, जिस वे में मैंने समझाया है उसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन फुल में से फुल कहीं नहीं गया, पूरा का पूरा मार्क्स इसमें मिलेगा, ठीक है। और एक बार अपनी बुक को क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जिस वे में जो हमने डेरिवेशन कराया है उसमें कुछ और एडिशनल ऐड किया है या नहीं। एक बार बुक चेक करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ बेसिकली, क्योंकि होता क्या है कि बुक एक ऑथेंटिक सोर्स है, तो बुक में आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि वैल्यू मुझे कहाँ से कहाँ पुट करनी है। मैंने समझाया अपने हिसाब से पूरा बेस्ट है आपको, इससे ज़्यादा बेस्ट आपको कोई नहीं बता पाएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसको समझ पूरा प्रॉपर लीजिए अच्छे से कि व्हाट इज़ बेसिकली फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर अ सिंगल स्लिट। बट आपको डेरिवेशन के लिए क्या करना है, बस एक बार किताब को देखेंगे वहाँ पर तो एक अरेंजमेंट है बुक में, आपको एक अरेंजमेंट मिलेगा, क्या क्या कैसे कैसे माना है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली मैंने यहाँ पर लिख दिया है
एक अरेंजमेंट में नहीं लिखा है, बस इस चीज़ को आप देख लेंगे किस अरेंजमेंट में इसको अरेंज करना है, आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो ये बेसिकली 5 मार्क्स का फुल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा।